तो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज ये इस पहले भाग में अंतिम यूनिट का टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसमें यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें भी परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज इस लास्ट यूनिट के बारे में हमें जानना है। इस चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। उन बातों को आज के लेक्चर में हम जानेंगे, जिसमें सबसे पहले विस्थापन धारा। विस्थापन धारा क्या होता है? यह एक यूनिक खोज थी जो मैक्सवेल ने किया था। पहले यह जानकारी हुई पिछले पाठों में कि अगर कोई तार में धारा बह रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और साथ साथ इस बात को भी जानकारी पीछे हम प्राप्त कर चुके हैं कि कोई भी दो समांतर तार हैं तो वो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। धारावाही तारों के बीच बल, इसके बारे में पढ़ा गया। फैराडे ने बताया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती हो रहा है, कहीं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इन्हीं सब बातों को जब मैक्सवेल इन सभी बातों पर विचार करने लगे, तो इन सब का एकीकरण करने के लिए वह विचार करने लगे कि अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्यों नहीं उत्पन्न कर सकता। यानी वैद्युत क्षेत्र में अगर परिवर्तन किया जाए तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। हालांकि पीछे ये देखा जा चुका है कि धारा के मान में परिवर्तन करते थे तब वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कोई परिपथ में जब धारा प्रवाहित करते थे, उसके मान में परिवर्तन करते थे, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। लेकिन वैद्युत क्षेत्र, डायरेक्ट आवेश से कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से यह सोचते थे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। यहां धारा की बात नहीं, यहां वैद्युत क्षेत्र से यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहते थे। तो इसी पर ये अपना प्रयोग करने लगे और यही प्रयोग के लिए उन्होंने एक परिपथ लिया और उस परिपथ में एक संधारित्र जोड़ा था। और संधारित्र लगे हुए उस परिपथ में इन्होंने एक परिवर्तनशील धारा प्रवाहित की। और परिवर्तनशील जब धारा प्रवाहित की तो उस समय ये एम्पियर का परिपथीय नियम लगा रहे थे। भिन्न भिन्न वहां कंडीशन थी, अलग अलग एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते समय इन्होंने बंद लूप की कल्पना की। तो अलग अलग बिंदुओं में ये संधारित्र के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे थे। परिपथ में लगे संधारित्र के बाहर एक बिंदु था, उस बिंदु पर ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे। और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते समय इन्होंने जब एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया तो उसमें कुछ विसंगति इनको नजर आई। उस एम्पियर के परिपथीय नियम में कुछ इनको विसंगति नजर आई। कुछ पद इनको लगा कि इसमें छूटा हुआ है, और जो छूटा हुआ पद था उसी को इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा बाद में सिद्ध किया और उसको नाम दिया कि इसमें एक धारा और होनी चाहिए। उसी धारा को इन्होंने विस्थापन धारा कहा था कि तार में जब धारा बहती है तो उस धारा को आवेश प्रवाह के कारण वो बहती है। तो तार में अगर कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसमें धारा बह रही है, तो उस धारा को इन्होंने कहा चालन धारा। लेकिन संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच जो खाली स्थान था उसमें भी इन्होंने कहा कि एक धारा बह रही है। उस धारा को इन्होंने विस्थापन धारा कहा था। तो विस्थापन धारा, अब कैसे उसके बीच धारा बह रही है, क्या कंडीशन है, क्या इनका प्रयोग था, यही सब जानकारी आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टेड है। ये विस्थापन धारा के बारे में एक रोचक खोज था उस समय के लिए। उस समय के लिए फिजिक्स में काफी रोचक था उस समय। और इसके आधार पर बाद में तमाम संचार यंत्रों का बाद में आविष्कार किया गया। काफी ये उपयोगी साबित हुआ भौतिक विज्ञान में। तो मैक्सवेल का यह एक रोचक खोज ही कहा जा सकता है, जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश का एकीकरण करता है। इन सभी को एक में जोड़ता है, ये एकीकृत कर देता है सभी नियमों को, जितने भी फैराडे, कूलाम, पीछे जो एम्पियर ने दिया, कूलाम ने दिया, फैराडे ने दिया, इन सभी नियमों को इन्होंने जोड़कर 4 गणितीय समीकरण भी प्रस्तुत किए। और उस गणितीय समीकरण के आधार पर
इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज कर डाली, यहां तक कि इन्होंने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्ध कर दिया। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में। तो आइए देखते हैं क्या है विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा जब ये अपना प्रयोग कर रहे थे, ये पीछे हमने बता ही दिया, तो जब ये प्रयोग कर रहे थे तो उस समय इन्होंने एक वैद्युत परिपथ लिया था, और उस वैद्युत परिपथ में यहां देखिए एक संधारित्र दिखाया गया है। ये दो प्लेटें संधारित्र की दिखाई गई, इसकी धारिता मान लिया गया C है। C धारिता का एक संधारित्र लगा हुआ है, और इस संधारित्र को यहां देखिए एक तार दिखाया गया है, और इधर भी एक चालक तार लगा हुआ है। और जब यहां धारा के मान में परिवर्तन कर रहे थे तो ये देखा कि धारा के मान में जब परिवर्तन किया जा रहा है तो धारा का प्रवाह दोनों मतलब पूरे परिपथ में होने लगता है। भाई ये परिपथ में प्रवाह कब हो रहा होता है? जब धारा धीरे 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 बढ़ा रहे होते हैं। धारा का मान जब एक अस्थाई मान तक हो जाता था तब एकाएक वो धारा विलुप्त हो जाती थी, शून्य हो जाती थी परिपथ में धारा। तो उस समय जब ये धारा का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे होते हैं तो उस समय परिपथ में धारा प्रवाहित होती थी। परिवर्तनशील धारा जब एक प्रवाहित कर रहे थे तब तक धारा प्रवाहित होती थी, लेकिन जैसे ही धारा एक स्थिर मान, एक नियत मैक्सिमम मान पर अपने अस्थाई मान तक पहुंचती थी, एकाएक वो धारा लुप्त हो जाती थी। यानी जब तक धारा के मान में परिवर्तन होता रहता था तब तक इस परिपथ में धारा बहती थी। जैसे ही परिवर्तन करना बंद करते थे धारा अपने आप बंद हो जाती थी। तो जैसे कि फैराडे ने बताया था कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक प्रेरित धारा का अस्तित्व रहेगा। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद होता था वहां भी प्रेरित धारा का अस्तित्व समाप्त होता था। तो उन सभी नियमों को ये ध्यान में रखते हुए उसी के सम्मिति में ये विपरीत खोज कर रहे थे। तो वही खोज आज देखना है। देखिए यहाँ परिपथ में एक संधारित्र लगा है जिसकी धारिता C है। अब इस संधारित्र के बाहर इन्होंने एक बिंदु यहां ले लिया, एक बिंदु P की कल्पना कर ली। यहां पर कोई बिंदु P है, ये इस बिंदु को इन्होंने बिंदु P कहा, और इस बिंदु से होकर गुजरने वाला एक बंद लूप खींच लिया, और इस बंद लूप के अनुदिश ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते थे कि इस बंद लूप के अनुदिश किसी बिंदु पर ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते थे। तो जैसा कि आर्स्टेड ने बताया है कि जब कोई तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं एक वृत्तीय पथ पर घूमती है। तो यानी जो चुंबकीय क्षेत्र इस तार के चारों ओर उत्पन्न होगा वह इस वृत्त की परिधि के अनुदिश होगा, इस वृत्त की परिधि के अनुदिश होगा। ये वृत्तीय लूप जो दिखाया गया इसकी त्रिज्या R माना गया है, R त्रिज्या का एक वृत्तीय लूप दिखाया गया। उसी वृत्तीय लूप की परिधि पर एक बिंदु P है, और उसी बिंदु P पर यह चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहते थे। तो अब यहां इन्होंने गणना करने के लिए आसानी से एम्पियर का परिपथीय नियम लगा दिया। मान लिया कि किसी क्षण यहां चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर B है, तो जितने भी परिधि के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, क्योंकि ये वृत्तीय लूप है। इस तार से प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर है, इस कारण से प्रत्येक बिंदु पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी सब पर नियत होना चाहिए। तो नियत चुंबकीय क्षेत्र था, तो इन्होंने अति सूक्ष्म खंड डीएल लिया और उस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला और उसी का रेखीय समाकलन किया था। यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, ये बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल यानी B डॉट dl ये बराबर एम्पियर के परिपथीय नियम में कहा गया कि ये म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होती है, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, ये बताया था। तो ये एम्पियर के परिपथीय नियम को इन्होंने लगाया, एम्पियर के परिपथीय नियम से यह बातें इन्होंने लिख दिया। एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग किया गया। एम्पियर ने चूंकि बताया है, एम्पियर ने बताया कि इस प्रकार से हम कोई तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, उस बिंदु से होकर गुजरने वाला। अगर हम कोई बंद लूप ले लें या कोई बंद पथ ले लें तो उस बंद पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है।
तो जो एम्पियर ने अपने परिपथीय नियम में बताया था उसी एम्पियर के परिपथीय नियम का इन्होंने उपयोग किया और उस नियम के आधार पर इन्होंने कहा कि बी डॉट डीएल ये म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होना चाहिए। अब क्या किया इन्होंने, इसी के सदृश एक बंद लूप इन्होंने संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच ले लिया। इसी के सदृश एक बंद लूप इन्होंने संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच ले लिया और उस दोनों प्लेटों के बीच जो यहां पृष्ठ लिया सरफेस, इस सरफेस को इन्होंने S1 कहा, इस पृष्ठ को कहा S1 और इस पृष्ठ को कहा S2। भाई जो बंद लूप लिया गया उसको एक समतल लूप मानकर एक समतल पृष्ठ मान लिया गया, इसको S1 कहा गया और इसी के ठीक बराबर एरिया का एक दूसरा इन्होंने समतल पृष्ठ ले लिया S2 जो दोनों प्लेटों के बीच था और यहां पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना चाहते थे। तो यहां जब एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया इन्होंने तो यहां बायां पक्ष तो समान आ रहा था, बायां पक्ष तो समान मिल रहा था। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जब यहां यम बिंदु पर निकाल रहे थे तो उतना ही चुंबकीय क्षेत्र यहां प्राप्त हो रहा था जो कि बिंदु P पर मिल रहा था। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल जो कहा गया वो तो इस वृत्त की परिधि की बात हो रही है, लेकिन यहां दाहिने पक्ष में म्यू नॉट इंटू आई कहा गया और यहां संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच धारा कहां, जब दोनों प्लेटें अलग अलग है धारा प्रवाह नहीं हो रहा था। धारा इसके बीच कहां घिरी हुई है, इस पथ के बीच तो धारा घिरी है, इसलिए धारा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर कह दिया गया। ये परिवर्तनशील है, समय के सापेक्ष बदल रही है। यहां कोई धारा नहीं थी तो इन्होंने S2 पृष्ठ पर जब यही लगाया, ये S1 पृष्ठ पर लगाया था, S1 के लिए था, S1 पृष्ठ के लिए जब एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई आ गया और जब S2 पृष्ठ के लिए लगाया इन्होंने, S2 पृष्ठ के लिए इस पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया तब इन्हें क्या मिला कि बी डॉट डीएल ये बायां पक्ष तो वही रहेगा, बायां पक्ष तो वही रहेगा, लेकिन दाहिना पक्ष इसमें कोई धारा नहीं बद्ध है इस पथ से, इसलिए दाहिना पक्ष 0 होना चाहिए। भाई दाहिना पक्ष 0 होना चाहिए। अब यहां अगर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अगर B हो, अगर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B हो तो इसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं या इस तरीके से डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे परिधि का हमें लंबाई मिल जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है b इंटू 2πr, b इंटू 2πr ऐसा भी कहा जा सकता है बराबर 0। तो अब यहां देखिए इन समीकरणों से क्या मान निकल रहा है, क्या पता लग रहा है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर भी उतना ही है जितना बिंदु P पर। तो यह कहां से विरोधाभास मिल रहा है, यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, जबकि यहां पथ द्वारा नेट धारा आई घिरी हुई है, तब यहां बी डॉट डीएल का मान म्यू नॉट आई आ रहा है और यहां कोई धारा नहीं घिरी हुई है तो बी डॉट डीएल का मान 0 आ रहा है। तो या तो यह समीकरण सही है या तो यह समीकरण सही है। अब यहां कंफ्यूजन विरोधाभास होने लगा, क्या सही माना जाए, फिर क्या सही माना जाए, इसको सही माने या इसको सही माने। इसी विरोधाभास को दूर करने के लिए इन्होंने विचार किया कि जरूर इस धारा के साथ एक और कोई पद जरूर यहां होना चाहिए। इसमें ये अधूरा इनको लगने लगा कि यहां कोई पद जरूर छूटा हुआ है। अब कौन सा पद छूटा हुआ है इसकी तलाश करना शुरू किया और फिर ये देखा कि भाई यहां तो धारा परिवर्तित हो रही है, संधारित्र के प्लेटों के बीच क्या परिवर्तित हो रहा है। भाई अगर वहां चुंबकीय क्षेत्र यम बिंदु पर उत्पन्न हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन प्लेटों के बीच हो रहा होगा। तो उसकी ओर जब ये ध्यान आकृष्ट किए तब इनके दिमाग में आया कि संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होता है। जब कोई संधारित्र आवेशित हो रहा होता है तो उसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। भाई आवेशित हो रहा होता है यानी परिवर्तनशील धारा है, धारा धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, तो धीरे धीरे जब धारा बढ़ा रहे थे तो संधारित्र के प्लेट पर आवेश भी धीरे धीरे बढ़ रहा था और आवेश के बढ़ने के कारण उसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहा था, उसमें भी वृद्धि हो रही थी लगातार।
तो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है। तब इनको मालूम चला कि यहां वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र की पुष्टि हो रही है यम बिंदु पर। तो इन्होंने यहीं से अपना क्लियर कर लिया कि वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से क्या उत्पन्न हुआ। भाई वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। भाई जिस तथ्य की ये खोज करना चाहते थे वो तथ्य तो जानकारी हो गई। भाई यही ये चाहते थे कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाए। तो वह चीज इनको तुरंत यहां सिद्ध, दिमाग में इनको यह चीजें क्लिक कर गई कि हाँ यहाँ वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन होने से चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है। भाई यहां तो चालन धारा जो इसमें धारा बह रही थी उस धारा के मान में परिवर्तन से यहां चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दिया कि धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, और वहां एम्पियर का नियम लगा के यह बता दिया कि हाँ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसका परिमाण ज्ञात कर लिया। लेकिन यहां धारा नहीं थी फिर भी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा था, तो किसके कारण हो रहा है। तब यहां से इनको यह बात क्लियर हो गई कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और जरूर वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से कोई ना कोई धारा वहां जरूर प्रवाहित हुई। उसी धारा का ये पता लगाने लगे, और उस धारा का पता लगाते समय इन्होंने क्या किया कि इस बिंदु पर जो यहां जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उस वैद्युत क्षेत्र की गणनाएं करना शुरू की कि किसी क्षण टी पर कितना वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने से जो पृष्ठ S2 है इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। तो वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, उस वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन जब ये ज्ञात कर रहे थे तब यहां से इनको एक धारा प्राप्त हुई, और ये कहा कि दोनों प्लेटों के बीच यह धारा जरूर होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो यह बातें इनको ये क्लियर हुई कि पृष्ठ S2 के लिए जब इन्होंने देखा तो पृष्ठ S2 के लिए इनको मिला B डॉट DL 0, और S1 के लिए निकाला तो B डॉट DL म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां से ये दो बातें इनको क्लियर हुई, और इन दोनों में ये समानता देख रहे थे तो इसमें काफी अंतर आया। तो यह विरोधाभास किसके कारण है, तो यह विरोधाभास से ही क्लियर हुआ, यह विरोधाभास एम्पियर के परिपथीय नियम की एम्पियर के परिपथीय नियम में कोई पद एम्पियर के परिपथीय नियम में कोई पद छूटने के कारण प्राप्त हुआ है। जो यहां विरोधाभास मिल रहा है, दोनों में समानता नहीं मिल रही, तो ये जरूर एम्पियर के परिपथीय नियम में कोई पद छूट रहा है, उस पद के छूटने के कारण ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अब कौन सा पद छूट रहा है, तो उसके लिए इन्होंने इस दो प्लेटों के बीच जो बिंदु यम पर चुंबकीय क्षेत्र इन्होंने ज्ञात किया। तो इसके लिए ये मान लिया कि यदि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट यदि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A हो तथा किसी क्षण प्लेटों पर आवेश प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण
क्यू हो तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र जो बिंदु यम था, तब बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र यम कहिए या इस पृष्ठ से बद्ध कहिए। भाई यहां देखिए वैद्युत बल रेखाएं दिखाया गया है, एक धनावेशित प्लेट होगा, एक दूसरा ऋणावेशित। जब यहां आवेश उत्पत्ति होगी तो बाकी प्रेरण द्वारा घटनाएं संधारित्र में पड़ चुके हो, जितना धनावेश यहां आएगा उतना ऋणावेश यहां। परिवर्तनशील धारा है इसलिए आवेश धीरे धीरे परिवर्तित होता रहेगा, जिसके कारण यहां वैद्युत क्षेत्र भी परिवर्तनशील मिलेगा। लेकिन यहां किसी क्षण, भाई प्रत्येक प्लेट पर आवेश किसी क्षण, ये माना गया कि यदि किसी क्षण प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण क्यू हो, तब बिंदु एम पर वैद्युत क्षेत्र कहिए, या इस पृष्ठ, जो पृष्ठ घिरा हुआ है या प्लेटों के बीच सीधे कह दीजिए, बिंदु एम की बात मत कीजिए, सीधे। अब ये पूरा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उस समय उत्पन्न होगा, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ये पीछे पढ़ा जा चुका है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पीछे गॉस परिमेय के प्रयोग में भी इसको पढ़ चुके हैं कि दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, जब समान परिमाण का आवेश हो, एक धनावेशित ऋणावेशित हो, तो उनके प्लेटों के बीच इतना वैद्युत क्षेत्र होता है। अब देखिए किसी क्षण आवेश का परिमाण क्यू है और प्लेट का क्षेत्रफल ए माना गया, तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व है सिग्मा, तो क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। या इसको और सॉल्व किया जाए तो ई की वैल्यू मिल जाएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कहिए, या एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कहा जा सकता है। इतना वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच उत्पन्न होगा। अब प्लेटों के बीच अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और लगातार धारा में परिवर्तन होने से प्लेटों पर आवेश में परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित ही परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र होगा। और परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र है तो यहां पृष्ठ S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित हो रहा है। तो पहले हम देखें कि कितना बद्ध फ्लक्स है, पृष्ठ S2 से बद्ध फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, कितना वैद्युत फ्लक्स बद्ध है। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पढ़ चुके हैं, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू ए, और ई का मान है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यहां रख दिया जाए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू ए, यहां ए से ए कैंसिल हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है फाई ई की वैल्यू, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए गॉस का परिमेय यहां प्राप्त हो गया, गॉस वाला परिमेय इसी से प्राप्त हो गया कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब ये धारा की कल्पना कर रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने से धारा बही, उस धारा का मान ये निकालना चाहते थे, तो उसके लिए इन्होंने क्यू की वैल्यू यहां से निकाला, क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, प्लेटों पर आवेश में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी आवेश में परिवर्तन की दर इन्होंने ज्ञात कर लिया, आवेश में परिवर्तन की दर ज्ञात किया, और उसी आवेश में परिवर्तन की दर को ही धारा कहा गया। देखिए यहां से आवेश परिवर्तन की दर को ही धारा कहा गया, तो प्लेटों के बीच जो धारा प्रवाहित हुई उस धारा को इन्होंने विस्थापन धारा कह दिया था। प्लेटों के बीच प्रवाहित धारा I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी,
भाई आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां आवेश में परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन की दर अगर मालूम चल जाए तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो धारा बही है उस धारा का मान निकल आएगा। तो यहां से इन्होंने आवेश निकाला और आवेश परिवर्तन की दर निकाल लिया। अब इसी मान को यहां रख दिया जाए तो देखिए क्या मिलेगा। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा डी फाई ई अपॉन डी टी, डी फाई ई अपॉन डी टी, ये प्राप्त हो गया। अब इन्होंने कहा कि प्लेटों के बीच जो धारा बह रही है वो यही धारा है, यही धारा है ये, और यही पद छूटा हुआ है। इसी पद को इन्होंने कहा कि यह धारा विस्थापन धारा कहलाती है। यही एम्पियर के, यही एम्पियर के परिपथीय नियम, यही एम्पियर के परिपथीय नियम का छूटा हुआ पद है। यही एम्पियर के परिपथीय नियम का छूटा हुआ पद है, इसे विस्थापन धारा कहते हैं। इसे विस्थापन धारा, और इसको सिंबल आई डी कह दिया गया, आई डी कहते हैं। अब इस धारा को इन्होंने फार्मूला दे दिया, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी, ये बताया। ये छूटे हुए पद की जानकारी यहां से इनको मिल गई कि वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा बही है वो विस्थापन धारा है, और विस्थापन धारा का मान आई डी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी के बराबर होगा। यह बात जब जानकारी हो गई तब इन्होंने कहा कि एम्पियर ने जो परिपथीय नियम दिया था उसमें केवल धारा कहना उचित नहीं है, ये दो धाराएं हमेशा साथ होती हैं। भाई अगर आईसी और आईडी यानी चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों का अगर योग करके लिखा जाए तो यह दोनों बातों की पुष्टि आसानी से कर सकता है। तब जो विरोधाभास प्राप्त हुआ था वो नहीं होगा, तो विरोधाभास तब नहीं होगा, क्योंकि जब यहां आई की जगह पर आईसी और आईडी दोनों का योग रख देंगे तो बाहर, भाई बाहर संधारित्र के प्लेट के बाहर यहां आईसी का अस्तित्व है लेकिन आईडी का अस्तित्व नहीं है। इस प्लेट के बाहर अगर देखा जाए तो आईसी है, धारा में परिवर्तन हो रहा है, इस जो बंद पथ लिया गया इस पथ से बद्ध धारा प्राप्त हो रही है। तो यहां आईसी का अस्तित्व है लेकिन आईडी यहां जीरो है, और यहां आईसी का अस्तित्व नहीं है तो इसलिए यहां आईडी है। तो आईसी में एक जगह यहां पर आईसी का मान है आईडी जीरो और यहां आईडी का मान है आईसी जीरो, तो दोनों की पुष्टि हो जाएगी। तब यही चीज इन्होंने कहा कि यहां आई की जगह पर आईसी प्लस आईडी होना चाहिए, तब ये दोनों स्थान यानी हर स्थान पर तब ये लागू होगा। तब ये परिपथ में कहीं भी अगर हम इस तरीके से लगा दें तो हर जगह ये लागू होगा। जहां चालन धारा होगी वहां चालन धारा के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस धारा का म्यू नॉट गुना होगा, और जहां विस्थापन धारा होगी वहां विस्थापन, मतलब जो यहां हमको विरोधाभास मिला था अब अगर इस धारा को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो वह विरोधाभास पुनः कहीं नहीं प्राप्त हो सकता, हर जगह नियम आसानी से लग जाएगा। तो फिर इन्होंने संशोधित करके इस समीकरण को प्रस्तुत किया। इस समीकरण को इन्होंने प्रस्तुत किया कि जो मैक्सवेल एम्पियर ने जो नियम दिया था, सूत्र दिया था, उस सूत्र में ये धारा जुड़ी होनी चाहिए। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम का संशोधित रूप तो इन्होंने संशोधित रूप क्या दिया कि जो यहां मिला है
क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ये बराबर म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी, आई सी प्लस आई डी, ये बताया इन्होंने। और इसमें यह भी कह दिया कि इसमें जो आई डी की वैल्यू है, आई डी वह अपसाइलन नॉट आई डी इक्वल टू अपसाइलन नॉट डी फाई ई बटा डी टी के बराबर होगा। यह समीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया। अब इसी को सॉल्व किया जाए तो यह मिल जाएगा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस यहां मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी। तो यह विस्तृत रूप में दिया इन्होंने। जो समीकरण एम्पियर ने अपने परिपथीय नियम में प्रदर्शित किया था वह अधूरा था, उसको इन्होंने इस विस्थापन धारा को उसमें ऐड करके तब प्रस्तुत किया और इस समीकरण को कहा गया एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। इसे एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम या एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम कहा गया। इस तरीके से इन्होंने एम्पियर के परिपथीय नियम में संशोधन करके और छूटे हुए पद का पता लगाया अपने प्रयोगों द्वारा और उस छूटी हुई धारा को विस्थापन धारा नाम दिया और यह कहा कि दोनों प्लेटों के बीच चालन धारा नहीं है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण वहां एक विस्थापन धारा प्रवाहित हो रही है। विस्थापन धारा के कारण यह पथ पूरा हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण एक विस्थापन यानी कह सकते हैं कि यहाँ जो विद्युत है उसका विद्युतीय विस्थापन हो रहा है, वैद्युतीय विस्थापन। तो वैद्युतीय विस्थापन प्लेटों के बीच हो रहा है। आवेश के मान में जो प्लेटों पर लगातार परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, ये चार्ज जब कर रहे होते हैं तभी के लिए है। भाई लगातार धारा का मान जब बढ़ाते जाएं, यानी जब इसको चार्ज किया जा रहा होता है, तो जब तक ये चार्ज हो रहा होता है तब तक परिपथ में धारा बहती है। और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो वहां संधारित्र का प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, तुरंत परिपथ में धारा शून्य हो जाएगी। लेकिन जब तक ये चार्ज हो रहा होता है तब तक परिपथ में धारा प्रवाह होता है, क्योंकि यहाँ चैनल ये पूरा हो रहा है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युतीय विस्थापन के कारण यहाँ विस्थापन धारा का प्रवाह हो रहा है। तो अब आगे देखिए, इसी समीकरण के बारे में जब जानकारी हुई तो एक समीकरण तो यहां से और बाकी अन्य इन्होंने गॉस के नियम का और जो फैराडे के नियम है इन सभी नियमों का इन्होंने एकीकृत करते हुए 4 समीकरण प्रस्तुत किया था। 4 समीकरण प्रस्तुत किया था और उन समीकरणों के द्वारा वैद्युत और चुंबकत्व इन सब को एकीकृत करके इन्होंने एक गणितीय रूप में 4 समीकरण प्रदर्शित किया था। उन समीकरणों को मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है मैक्सवेल की समीकरणें। मैक्सवेल की समीकरणें, तो इसमें सबसे पहले इन्होंने गॉस का नियम जो विद्युत में दिया गया था तो उसको इन्होंने देखा, तो वहां से समीकरण इन्होंने गणितीय रूप उसका दे दिया। विद्युत का गॉस का नियम, विद्युत का गॉस का नियम, विद्युत का गॉस का नियम तो हम पढ़ चुके हैं। क्या है विद्युत का गॉस का नियम? कि कोई अगर बंद पृष्ठ लिया जाए तो उस बंद पृष्ठ से जितना आवेश परिबद्ध है, उस बंद पृष्ठ से जितना आवेश परिबद्ध है, वह परिबद्ध आवेश का अगर 1/ε0 गुना कर दिया जाए तो वहां
वैद्युत फ्लक्स हमको मालूम चल जाएगा, वैद्युत फ्लक्स के बारे में वहां से जानकारी हो जाएगी। यानी किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह बात यहां इस विद्युत के गॉस के नियम में बताया जा चुका है कि विद्युत के गॉस के नियम में क्या कहा गया कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहां से इन्होंने समीकरण रूप में, गणितीय रूप में इसको प्रदर्शित कर दिया। गणितीय रूप में इन्होंने फाई ई को फाई ई ना कहकर उसको क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए के रूप में लिखा। ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह चीज दे दिया। जो गॉस ने बताया था नियम, उस नियम में गॉस ने बताया था फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी बंद जो पथ लिया गया था या बंद पृष्ठ जो लिया गया था, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और सीधे फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस ने बताया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि वैद्युत क्षेत्र का जो पृष्ठीय समाकल है, वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकल यानी ई डॉट डी ए का क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर दिया जाए। मतलब किसी एक बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल कर उसका समाकलन कर दें, क्षेत्रफल से, तब यहां हमको प्राप्त होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। या ऐसा भी कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से भी यह सूत्र मिल चुका है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ई डॉट डी ए इक्वल टू फाई ई, और फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस के नियम से मिला था। तो उन्हीं को गणितीय रूप में इन्होंने एकीकृत करके और यह समीकरण प्रस्तुत किया कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को विद्युत का गॉस का नियम कहा गया, इसी को विद्युत का गॉस का नियम है ये, और इसी को मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कही गई। यह मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। इसे कहा गया कि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है। और यह समीकरण क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो यह समीकरण यह प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें जो आवेश Q है, आवेश जो Q है वो वैद्युत क्षेत्र का स्रोत है। वैद्युत क्षेत्र आवेश Q से ही उत्पन्न हो रहा है। अगर आवेश Q ना हो तो वैद्युत क्षेत्र ना उत्पन्न हो। और यह समीकरण स्थिर आवेश और गतिमान आवेश दोनों के लिए सत्य है। जो गॉस ने वहां बताया था वो केवल स्थिर आवेश के लिए था, लेकिन जो मैक्सवेल ने दिया, ये मैक्सवेल ने जो समीकरण प्रस्तुत किया विद्युत का गॉस का नियम, यह इसमें आवेश चाहे स्थिर हो चाहे गतिमान हो, ये दोनों आवेशों के लिए सत्य है। और यह समीकरण प्रदर्शित करता है कि जो आवेश Q है ये विद्युत क्षेत्र E का स्रोत है, इसी Q के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और दूसरा देखिए, ये प्रथम समीकरण था। द्वितीय समीकरण इन्होंने चुंबकत्व का गॉस का नियम दिया था, चुंबकत्व का गॉस का नियम, चुंबकत्व का गॉस का नियम। चुंबकत्व का गॉस का नियम क्या है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम चुंबकत्व के गॉस के नियम को भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। इन्होंने सीधे कहा कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध, चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स नहीं है, चुंबकत्व का है गॉस का नियम। तो किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स इसमें शून्य बताया गया कि अगर कोई बंद पृष्ठ से बद्ध हम कुल चुंबकीय फ्लक्स अगर निकालें तो वह शून्य होगा। या ऐसा कह दिया जाए कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए
इसकी वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये 0 के बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। मतलब कोई बंद पृष्ठ है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यह सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। तो इसको कहा गया कि चुंबकत्व का गॉस का नियम, और इस समीकरण को कहा गया मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। ये मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण थी, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है। ये मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है। अब ये समीकरण क्या बताती है? यह समीकरण यही बताती है कि कोई बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होने का कारण क्या है। तो शून्य होने का कारण यही है कि चुंबक में एकल ध्रुव संभव नहीं है, चुंबक में स्वतंत्र ध्रुव संभव नहीं होता। कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव है उसमें हमेशा दोनों ध्रुव साथ रहेंगे, दोनों ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता। उसी को यह सिद्ध करता है। यह समीकरण क्या सिद्ध करता है कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है। मतलब अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल अगर हम चाहे रहे चुंबक में, एक ही पोल रहे, तो यह संभव नहीं है। इस चीज की यह पुष्टि कर रहा है कि कोई भी अगर पृष्ठ ले रहे हैं तो उस पृष्ठ से जितनी उस पृष्ठ में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करेंगी उतनी चुंबकीय बल रेखाएं उससे निकल जाएंगी। यानी अगर चुंबक कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है किसी पृष्ठ में, तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साथ साथ होंगे, दोनों उसमें साथ होंगे। इसलिए दोनों का अगर टोटल प्रभाव कहा जाए तो शून्य के बराबर होगा। टोटल प्रभाव शून्य। भाई जैसे आवेश में मान लीजिए ले लिया जाए कि किसी बिंदु पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है और उस पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश उसी बिंदु पर रख दिया जाए तो टोटल आवेश शून्य हो जाएगा, दोनों मिलकर उदासीन। तो ठीक उसी प्रकार अगर द्विध्रुव हमेशा साथ रहते हैं तो उनका जो टोटल प्रभाव होता है वो शून्य माना जाता है। तो वही चीज यहां दिखाया गया है कि कोई बंद पृष्ठ है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होगा क्योंकि उनमें स्वतंत्र ध्रुव संभव नहीं है। तो यह समीकरण इस बात को सिद्ध करता है कि चुंबक में स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है। अब देखिए तीसरा क्या था इनका। तो तीसरा इन्होंने फैराडे वाला नियम लिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का वाहक बल, किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल इन्होंने क्या बताया कि E बराबर माइनस डी फाई बी बटा डी टी, डी फाई बी बटा डी टी, ये बताया था कि कोई बंद परिपथ ले लिया जाए तो उससे जो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और बाद में इन्होंने क्या कहा कि यह विद्युत वाहक बल को अगर निकालना है, विद्युत वाहक बल को निकालना है तो हम वैद्युत क्षेत्र के रूप में भी इसको लिख सकते हैं E डॉट डीएल के रूप में, E डॉट डीएल के रूप में। यानी वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल ये विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो इसी को यहां उठा के रख दिया जाए तो इसका स्वरूप थोड़ा सा इस स्वरूप में बदल दिया था इन्होंने, E डॉट डीएल, E डॉट डीएल, और ये बराबर था माइनस डी फाई बी बटा डी टी। तो ये थी मैक्सवेल की तीसरी समीकरण, इसे कहते हैं मैक्सवेल का तीसरा समीकरण। और ये वही चीज सिद्ध कर रहा है जो मैक्सवेल चाहते थे। भाई मैक्सवेल क्या चाहते थे कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए। तो यह समीकरण इस चीज की पुष्टि कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में यहां देखिए परिवर्तन हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहां चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर ऋणात्मक दर के बराबर मिल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। तो उसी चीज की यह पुष्टि कर रहा है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है
परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता था, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उन दोनों के बीच ये संबंध बता रहा है। तो यहां देखिए, इसको मैक्सवेल की तृतीय समीकरण कहेंगे। यह मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है। और चतुर्थ समीकरण जो एम्पियर के परिपथीय नियम में संशोधन किया था, वही चौथे समीकरण के रूप में उसको लिख दिया। देखिए, चौथे समीकरण को क्या कहेंगे? एम्पियर का जो परिपथीय नियम इन्होंने संशोधित करके लिखा था, उसी को अपना चतुर्थ नियम बता दिया। क्या था ये देखते हैं, चौथा नियम इनका। तो चौथा नियम हम कह सकते हैं एम्पियर मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, परिपथीय नियम। तो इसके बारे में तो पढ़ ही चुके हो, और उसी में इन्होंने थोड़ा सा संशोधन कर दिया है कि केवल धारा जहां कहा गया था, वहां दो धाराओं का योग बता दिया है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस बंद पथ से घिरी नेट धारा, उस बंद पथ से घिरी नेट धारा, नेट धारा में इन्होंने कहा चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। तो इसी को एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम कहा गया, और इसके समीकरण को इन्होंने जो प्रदर्शित किया उसको मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण, चौथी समीकरण कहा गया। क्या है? बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट अपसाइलन नॉट डी फाई ई बटा डी टी, डी फाई ई बटा डी टी। देखिए, इसमें समीकरण में ये ध्यान रखना है हमको कि कहां पर फाई ई रहेगा, कहां पर फाई बी, इस चीज पर विशेष ध्यान रखना है। यहां देखिए फाई बी था और यहां फाई ई है, तो इसको कहा गया मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण। यह मैक्सवेल की चौथी समीकरण या चतुर्थ समीकरण, यह मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण है। तो इस प्रकार इन चारों समीकरण को मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं, और इन चारों समीकरण के द्वारा विद्युत और चुंबकत्व का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है, और इन्हीं चारों समीकरण को हम विद्युत चुंबकीय तरंग का आधार मान सकते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंग का आधार है। इन्हीं चार समीकरणों की व्याख्या जब किया गया, तब उससे मालूम चला कि विद्युत चुंबकीय तरंग भी कोई तरंग है, यानी कोई ऐसी भी तरंग मौजूद है जो निर्वात में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चल सकती है। तो उसी आधार पर बाद में मैक्सवेल ने यह सिद्ध भी किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब हम अगले लेक्चर में विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में और उनके अभिलक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम उसके प्रस्तावना और विस्थापन धारा की आवश्यकता, विस्थापन धारा है क्या, कौन सा एम्पियर परिपथीय नियम में छूटा हुआ पद था, कौन सा एम्पियर के परिपथीय नियम में छूटा पद था, उसका पता लगा के संशोधित समीकरण प्रस्तुत किया गया, और साथ साथ मैक्सवेल की 4 मुख्य समीकरणों को देखा गया। ये प्रश्न भी मैक्सवेल की 4 समीकरण भी पूछा गया है परीक्षा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, या छूटा हुआ पद भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये सब प्रश्न एक इंपॉर्टेंट ही है। सारी चीजें अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो आगे के लिए हमारा रास्ता और आसान होता चला जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो जरूर एक बार लाइक कर दें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो बस अब नेक्स्ट डे हम विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।